समस्त पृथ्वी के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग जल से आच्छादित है? 29, 71%, 75 और 71%। तो इसका उत्तर है बी 71%। कुल क्षेत्रफल के 71% भाग पे जल है। उत्तरी गोलार्ध में जलमंडल का विस्तार का प्रतिशत कितना? ए 60%, बी 63%, सी 60.7%, डी 80.9%। तो इसका उत्तर है सी 60.7%। इस मानचित्र को आप ध्यान से देखिए, ये क्या है? इक्वेटर है बीच का, विषुवत रेखा, ये जो डॉट डॉट लाइन देख रही है, तो ये पूरा भाग क्या? उत्तरी गोलार्ध है। तो उत्तरी गोलार्ध के कितने प्रतिशत में? 60%, 61% भाग में क्या है? जल का विस्तार है। बाकी भाग पे क्या है? स्थल का विस्तार देखने को मिलता है। दक्षिणी गोलार्ध में जलमंडल का विस्तार का प्रतिशत कितना है? ए 60%, बी 63%, सी 80.9% और डी 82.8%। तो इसका आंसर है सी 80.9%। अब इस उत्तर के लिए आप इस मानचित्र को देखिए, ये है बीच का भूमध्य रेखा है, ये भूमध्य रेखा है और ये पूरा क्या है? दक्षिणी गोलार्ध का भाग है। तो इसके कुल भाग के कितने प्रतिशत पे जल का विस्तार है? 80.9% भाग पे जल का विस्तार है। और उत्तरी गोलार्ध में कितना था? 60.7 और दक्षिण गोलार्ध में 80.9, करीब करीब 81% भाग में जल का विस्तार है। इसका मतलब उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा दक्षिणी गोलार्ध में जल मंडल का विस्तार अधिक है। महाद्वीपों से महासागर की ओर जाने पे महासागरीय निचलों का कौन सा क्रम बिल्कुल सही है? महाद्वीपीय मग्न तट, गहन सागरी मैदान, महाद्वीपीय मग्न ढाल, महासागरीय गर्त। गहन सागरी मैदान, महासागरी गर्त, महाद्वीपीय मग्न तट, महाद्वीपीय मग्न ढाल। महाद्वीपीय मग्न ढाल, महाद्वीपीय मग्न तट, गहरे सागरी मैदान और महासागरी गर्त। महाद्वीपीय मग्न तट, महाद्वीपीय मग्न ढाल, गहरे सागरी मैदान और महासागरी गर्त। तो इसका देखिए उत्तर क्या है? इसको यदि हम ध्यान से देखा जाए, इस चित्र को एक चित्र बनाते हैं ये इस तरह लेके, तो सबसे पहले क्या है? महाद्वीपीय मग्न तट आता है, फिर ढाल आता है और फिर गहर सागरी मैदान आते हैं। ये क्या हो गया? महाद्वीपीय मग्न तट, फिर ये ढाल हो गया, फिर ये मैदान हो गया, सागरी मैदान, और इसी में गर्त है ना। लेकिन ज़्यादातर जान लीजिए कि जो गर्त होते हैं वो महाद्वीपीय मग्न तट के, लेकिन यहाँ पे जो सीक्वेंस बताया गया है वो महाद्वीपीय मग्न तट, महाद्वीपीय मग्न ढाल, गहरे सागरी मैदान और महासागरी गर्त। सागर की ओर तीव्र ढाल वाला भाग क्या कहलाता? महासागरी गर्त, गहन सागरी ढाल, महाद्वीपीय मग्न तट, महाद्वीपीय मग्न ढाल। तो इसका उत्तर है डी महाद्वीपीय मग्न ढाल। यदि इसको इस तरह समझा जा सकता है, ये यदि बना ले, ये महाद्वीपीय मग्न तट है, फिर ये ढाल है, ठीक है, ये ढाल है, ठीक है। जो इसकी औसत गहराई है, करीब करीब गहराई, ठीक है, इसकी जो औसत गहराई है महाद्वीपीय ढाल की गहराई 200 से 2000 फैदम। एक फैदम जान लीजिए, एक जो फैदम होता है वो 6 फीट का होता है, ठीक है। तो यदि हम इसको मीटर में नापेंगे तो करीब करीब ये 3660 मीटर इसकी औसत गहराई आती है। और इसका जो ढाल है, ये जो ढाल है वो 2 डिग्री से 5 डिग्री के करीब होता है। यदि समस्त महासागरी भागों पे देखा जाए तो जो इसका विस्तार है वो 6.5% भाग पे है समस्त महासागरी को, लेकिन कई किताबों में आपको 7.5 भी देखने को मिलेगा। लेकिन और इसका जो सबसे अधिक विस्तार है वो है अटलांटिक ओशन में, करीब 12.4% भाग में। ये प्रश्न कई बार आया कि महाद्वीपीय ढाल का सबसे ज़्यादा कहाँ है? अटलांटिक महासागर में, फिर है पैसिफिक ओशन में 7% के करीब है, और फिर ये इंडियन ओशन में 6.5 है। जान लीजिए कि महाद्वीपीय मग्न ढाल पे ही अंतर सागरी कंदराएं पाई जाती। क्या कहा जाता है इसको? अंतर सागरी कंदराएं पाई जाती, जिसको हम कैनियंस कहते हैं इंग्लिश में, इसी में पाई जाती है।
नेक्स्ट, घटते क्षेत्रफल के आधार पर निम्नलिखित का सही अवरोही क्रम क्या है? मतलब हाईएस्ट से लोएस्ट, गहन सागरी मैदान, महाद्वीपीय मग्न तट, महासागरी गर्त, महाद्वीपीय मग्न तट। तो इसका हम देखिए उत्तर ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम जानते हैं कि सागरी मैदान का सबसे ज्यादा विस्तार है, ठीक है। सागरी मैदान कितना है? करीब 80.9 पढ़ा था हम लोगों ने प्रतिशत। उसके बाद क्या आता है बताइए? 80.9 है, कहीं 80.1 लिखा है। उसके बाद आता है महाद्वीपीय मग्न ढाल, महाद्वीपीय मग्न ढाल करीब 8.5%। फिर महाद्वीपीय मग्न तट 7.5 और उसके बाद गर्त आता है, ठीक है। तो गर्त चूंकि बहुत ही छोटा है तो सबसे पहले इसका उत्तर क्या है? सागरी मैदान कौन सा? गैर सागरी मैदान 1 1 1 1 चारों में। फिर महाद्वीपीय मग्न ढाल कौन सा है? वहां से 2 नंबर पे, तो 2 इसमें है, बस इसी में उत्तर 2 है। और उसके बाद महाद्वीपीय मग्न तट है, तो ये सी वाला उत्तर बिल्कुल सही होगा इसका। संपूर्ण महासागरीय क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत में महाद्वीपीय मग्न तट का विस्तार है? तो इसका उत्तर होगा, अभी हमने क्या था, बी 7.5%। इसके बारे में थोड़ा और हम जान लेते हैं, यानी कि इसकी जो औसत गहराई है वो करीब 100 फैदम है, जो हमने बताया था। और ये तो पता चल गया कि 7% में, लेकिन सबसे ज़्यादा इसका जो विस्तार है अटलांटिक महासागर में 13.3%, फिर आता है पैसिफिक ओशन में 5.7%, और फिर आता है इंडियन ओशन में 4.2। लेकिन एक बात जान लीजिए, जहाँ पे पहाड़ मिलते हैं, मतलब यहाँ पे समुद्र है और ये पर्वत है, तो जहाँ पे पहाड़ मिलते हैं वहाँ पे जो महाद्वीपीय मग्न तट होते हैं काफ़ी संकरे होते हैं, याद रखिएगा, वहाँ सबसे अधिक संकरे पाए जाते हैं। यही कारण है कि एंडीज पर्वत या रॉकी के पास से काफ़ी संकरे मिलते हैं। भारत के पश्चिमी तट पे महाद्वीपीय मग्न तट पूर्वी तट की अपेक्षा अधिक है, लेकिन भारत में अपवाद है। भारत का जो पश्चिमी तट है ये वाला, यहाँ पे ये चौड़ा है और यहाँ पे संकरा है। तो भारत में ये अपवाद है कि यहाँ पे चौड़ा है और यहाँ पे संकरा है। जान लीजिएगा, जो विश्व का 20% जो तेल है, 20% पेट्रोल, वो महाद्वीपीय मग्न तट पे पाया जाता है। इसके अलावा विश्व की अधिकांश मछलियों का भी जो उत्पादन है या पकड़ी जाती है वो महाद्वीपीय मग्न तट पे पकड़ी जाती है। और जो विश्व का सबसे जो चौड़ा महाद्वीपीय मग्न तट है वो कहाँ पे? आर्कटिक महासागर पे है। कहाँ पे है? आर्कटिक पे, जान लीजिएगा, आर्कटिक महासागर में है, जिसका नाम है साइबेरियन शेल्फ, ठीक है। और ये करीब करीब 1500 किलोमीटर चौड़ा है। तो ये विश्व का सबसे चौड़ा महाद्वीपीय मग्न तट है। लेकिन सर्वाधिक मग्न तट कहाँ है? अटलांटिक महासागर में है। और विश्व का सबसे जो चौड़ा महाद्वीपीय मग्न तट पाया जाता है वो आर्कटिक महासागर में साइबेरियन शेल्फ है, जो 1500 किलोमीटर चौड़ा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, महाद्वीपीय मग्न तट के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन असत्य है? ये सजोष्टा की दृष्टि महाद्वीप का एक अंग है। बिल्कुल सही बात है। जो महाद्वीपीय मग्न तट है वो महाद्वीपों की अंतिम सीमा कहलाते हैं, अंतिम सीमा, ठीक है, ये इसका भाग है। बिल्कुल सही बात है ये। इसकी औसत गहराई 200 मीटर है, हमने ऊपर ही अभी पढ़ी थी पिछले क्वेश्चन में। इसका सर्वाधिक विस्तार प्रशांत महासागर में, ये गलत है, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था? इसका सर्वाधिक विस्तार किसके? अटलांटिक में है। 13.3 पढ़ा था ना हम लोगों ने। इसका सर्वाधिक विस्तार यहाँ पे, इसकी औसत ढाल 1 डिग्री है, तो इसका उत्तर सी वाला बिल्कुल असत्य होगा। महाद्वीपीय मग्न तट का सर्वाधिक विस्तार किस महासागर में पाया जाता है? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर। तो अभी हम लोगों ने ये किया था, इसका उत्तर है बी, अटलांटिक महासागर में। आर्कटिक महासागर में विश्व का सबसे चौड़ा शेल्फ है, जिसका नाम है साइबेरियन, है ना।
ये सबसे चौड़ा है विश्व का, जो 1500 किलोमीटर चौड़ा है। लेकिन यदि ओवरऑल क्षेत्रफल में देखा जाए तो अटलांटिक महासागर में पाया जाता है 13.3% भाग में, और पैसिफिक में कितना था हम लोगों ने पढ़ा था 5.7% भाग में, और इंडियन ओशन में था 4.3% भाग में। तो यदि महासागरों के मान पे आए तो सबसे चौड़ा क्या है, अटलांटिक है, उसके बाद है पैसिफिक है, और उसके बाद इंडियन ओशन है। ये तीन याद रखिएगा आप बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकांश मछलियां और अन्य समुद्री आहार मुख्यतः पाए जाते हैं महाद्वीपीय मग्न तट से, महाद्वीपीय ढाल, महाद्वीपीय उभार से, और गहन सागरी मैदान से। तो इसका उत्तर अभी हम लोगों ने कहा था महाद्वीपीय मग्न तट से ही अधिकांश मछलियां पाई जाती हैं। और विश्व के जो अधिकांश बैंक है, बैंक मतलब जो मछलियों के भंडार हैं, वो महाद्वीपीय मग्न तट पर ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सर्वाधिक चौड़ा महाद्वीपीय मग्न तट किस महासागर में स्थित है? ए प्रशांत महासागर, बी आर्कटिक महासागर, सी अटलांटिक महासागर, डी हिंद महासागर। देखिए अभी हम लोगों ने इसको क्या था, इसका नाम है बी आर्कटिक महासागर। कौन सा था? साइबेरियन सेल्फ, जो करीब 1500 किलोमीटर है, साइबेरिया के पास ये स्थित है, जो विश्व का सर्वाधिक चौड़ा महाद्वीपीय मग्न तट है। भूमि का वो डूबा भाग जो महाद्वीपीय से जुड़ा होता है और 600 फीट से अधिक गहरा नहीं होता, इसे कहते हैं महाद्वीपीय मग्न तट, महाद्वीपीय ढाल, महाद्वीपीय द्वीप और मूंगा द्वीप। तो इसका उत्तर है महाद्वीपीय मग्न तट। हमने पढ़ा था ना, इसकी गहराई कितनी है, 100 फैदम बताया था मैंने, 100 फैदम, और एक फैदम कितना था, 6 फीट का। तो इसका उत्तर कितना हो गया, 100 फैदम है तो 600 फीट हो गया। तो इसका उत्तर ए वाला बिल्कुल सही है। तट के किनारे जिन क्षेत्रों में पर्वत पाए जाते हैं वहां द्वीपीय मग्न तट काफी चौड़ा, संकरा, कटाछटा, उथला होता है। मैंने बताया था ना, इसका उत्तर क्या है, बी संकरा होता है, क्योंकि ये पहाड़ है, पहाड़ के बाद समुद्री भाग है, समुद्र, और ये पर्वत है। तो पर्वत के पास क्या होता है, जो महाद्वीपीय मग्न तट होता है काफी संकरा होता है, जैसे एंडीज रॉकी। लेकिन भारत में इसका अपवाद होता है। भारत में यदि देखा जाए तो पश्चिमी तट पे ये चौड़ा है, जबकि यहाँ पे पश्चिमी घाट पर्वत है ना, और पूर्वी तट पर ये संकरा है। तो इसका उत्तर बी संकरा। विश्व के कुल खनिज तेल तथा प्राकृतिक गैस के उत्पादन का कितना प्रतिशत भाग महाद्वीपीय मग्न तट से प्राप्त? ए 10%, 20%, 25% और डी 40%। तो उसका उत्तर है बी 20%। ये प्रश्न मैंने पहले भी सॉल्व कराया है इनडायरेक्ट वे से, तो इसका उत्तर बी 20%। महाद्वीपीय मग्न ढाल के संबंध में निम्न कौन सा कथन असत्य है? ये महाद्वीपीय मग्न तट और गंभीर सागरी मैदान के बीच स्थित है, ये बिल्कुल सही। इसको यदि इस मैप से देखें तो महाद्वीपीय मग्न तट ये है, फिर ढाल है और फिर मैदान है, ठीक है, ये मैदान है, ये मग्न तट है, तो ये ढाल है, ये बिल्कुल सही है। इसकी गहराई 200 मीटर से 2000 मीटर तक है, ये भी बिल्कुल सही है, तथा डिग्री तथा ढाल 2 से 5 डिग्री बिल्कुल सही है। इसे महाद्वीप की अंतिम सीमा कहा जाता है, ये वाला उत्तर गलत है, क्योंकि महाद्वीपी की अंतिम सीमा महाद्वीपीय मग्न तट को कहा जाता है। तो इसका उत्तर सी वाला बिल्कुल सही है। संपूर्ण महासागरीय क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग में महाद्वीपीय मग्न ढाल का विस्तार पाया जाता है? 5.5, 6.5, 7.5, 8.5। तो इसका उत्तर है सी 7.5। और क्या क्या विशेषताएं थी? अटलांटिक में इसका कितना विस्तार है, जल्दी बताइए, मैंने अभी आप लोगों को पढ़ाया था। अटलांटिक में इसका विस्तार कितना है? 13.3%। फिर पैसिफिक में 5.7 और इंडियन ओशन में 4.3। ठीक है, तो सबसे चौड़ा ये अटलांटिक में। और क्या क्या पढ़ाया था इसके संदर्भ में मैंने? पर्वतों के पास क्या होते हैं, ये संकरे होते हैं, ठीक है। और विश्व का सबसे चौड़ा कहां पाया जाता है? आर्कटिक महासागर पे, ये भी पढ़ाया था ना, आर्कटिक महासागर। तो इसका बी उत्तर 7.5 बिल्कुल सही है। संपूर्ण महासागरीय क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पे गंभीर सागरीय मैदान का विस्तार पाया जाता है? ए 71, 76, 80 और बी 82। तो उसका उत्तर है बी 76। इसके बारे में जान लीजिए कि जो इसकी औसत गहराई है
वो करीब करीब 3000 से 6000 मीटर तक है और ये 76% भाग में पाया जाता है। सबसे अधिक ये पाया जाता है प्रशांत में 80.3% में, फिर इंडियन ओशन में 80.1% में और अटलांटिक में इसका विस्तार है 54.9। ठीक, ये प्रश्न कई बार है कि अटलांटिक में इसका विस्तार सबसे कम क्यों पाया जाता है, क्योंकि महाद्वीपीय मग्न तट का इसका विस्तार सबसे अधिक यहाँ पे है, जिसके कारण यहाँ पे इसका विस्तार कम देखने को मिलता है। तो सबसे अधिक पैसिफिक में इसका विस्तार देखने को मिलता है। अभी ये प्रश्न हम लोगों ने किया था, गंभीर सागरीय मैदान का सर्वाधिक विस्तार किस महासागर में है, तो कौन सा है, ए पैसिफिक में। पैसिफिक में कितना था, फिर से कर लेते हैं, 18.3, इंडिया में इंडियन ओशन में 80.1 और अटलांटिक में कितना है 54.9%। सब में प्रतिशत लगा लीजिएगा। तो सबसे अधिक विस्तार इसका पैसिफिक में। गंभीर सागरीय मैदान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसके अंतर्गत संपूर्ण महासागरीय क्षेत्रफल का लगभग 3/4 भाग है। इसकी गहराई 3000 से 6000 मीटर होती है। इसका सर्वाधिक विस्तार 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में उपयुक्त सही। तो इसका उत्तर डी वाला बिल्कुल सही है। ये जितने भी इसमें तथ्य दिए गए हैं वो गंभीर सागरीय मैदान के संदर्भ में बिल्कुल ठीक है। इसका विस्तार विस्तार 20 डिग्री उत्तरी और 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश से 20 पाया जाता है। ये जान लीजिए। इसके साथ साथ जान लीजिएगा कि जो 60 डिग्री नॉर्थ टू 70 डिग्री नॉर्थ कि इसका अभाव देखा गया है मैदान का। क्यों, क्योंकि यहाँ पे किसका सबसे ज्यादा है, यहाँ पे सबसे ज्यादा महाद्वीपीय मग्न तट का विस्तार है, जिसके कारण यहाँ पे मैदान का अभाव देखने को मिलता है। महासागरीय गर्तों को सर्वाधिक संख्या किस महासागर में, ए प्रशांत महासागर, बी अटलांटिक महासागर, सी हिंद महासागर, डी आर्कटिक महासागर। तो जान लीजिए सबसे पहले कि समुद्र के अंदर कितने 7 गर्त हैं, सबसे ज्यादा कितने, कुल 57 गर्त हैं, जिसमें पैसिफिक के अंदर प्रशांत महासागर के अंदर 32 है, अटलांटिक के अंदर 19 है और इंडियन ओशन के अंदर 6 है। तो इसके हिसाब से कौन सा उत्तर हो गया, ए वाला उत्तर बिल्कुल सही है। जो विश्व का सर्वाधिक गहरा गर्त है उसका नाम है चैलेंजर भी कह सकते हैं या मैरियाना ट्रंच कहते हैं इसको। जो गर्त को है इंग्लिश में ट्रंच कहते हैं। ये करीब है 11002 मीटर है। इसका मतलब माउंट एवरेस्ट भी इसके अंदर चला जाता है और ये किसमें है, ये प्रशांत महासागर में। अभी आगे हम लोग करेंगे प्रश्न, तो इसको हम दिखाएंगे कि ये प्रशांत महासागर में है। संचार के समस्त महासागरों में अब तक कितने महासागरीय गर्तों का पता चला है, 19, 30, 51, 57। तो किसका उत्तर है 57, जिसमें सब कुल है, जिसमें पैसिफिक के अंदर है 32, अटलांटिक के अंदर है 19 और इंडियन ओशन के अंतर्गत है 06। विश्व का सबसे गहरा महासागरीय गर्त है, ए टोंगा, बी मैरियाना, सी फिलीपींस, डी कार्माडिक। तो इसका उत्तर है बी मैरियाना और ये कितना है, करीब 11022 मीटर गहरा है और ये प्रशांत महासागर में है, प्रशांत महासागर में है। इस मानचित्र में देखिए दुनिया का सबसे गहरा गर्त है मैरियाना 11033। वहाँ पे 11022 पढ़ा है, किताब में 22 लिखा है लेकिन यहाँ पे 33 है और ये फिलीपींस सी के पास है, यह देख रहे हैं। और इसके पास कौन कौन से प्रमुख आइलैंड है, गुमा है, पालू आइलैंड है, मार्शल है, बिकनी है, देख रहे हैं, वेल्स है। तो ये प्रशांत महासागर में जो स्थित है मैरियाना ट्रंच, ये दुनिया का सबसे गहरा भूभाग है। निम्नलिखित कौन सा महासागरीय गर्त प्रशांत महासागर में स्थित नहीं, ए मैरियाना, बी मिडनाउ, सी टोंगा, डी प्यूर्टो रिको। इसका उत्तर है डी प्यूर्टो रिको। ये किसमें है, यह है अटलांटिक में, ये अटलांटिक महासागर में स्थित है।
देख लीजिए हम लोगों ने अभी कौन कौन सा देखा था। देखिए मेरियाना भी प्रशांत महासागर में, मिंडोव भी प्रशांत महासागर में, टोंगा भी प्रशांत महासागर में, कार्मेडेक भी प्रशांत महासागर पे है। तो ये तीनों किसमें है? प्रशांत महासागर में स्थित है। लेकिन ये देखिए जो प्रोटोरिको जिसको मिल्कावी कहते हैं पहले, ये कहाँ पे स्थित है? कौन सा महासागर है? ये अटलांटिक महासागर में है। और इसमें अटलांटिक महासागर में भी किस अटलांटिक महासागर में? ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में कैरेबियन द्वीप है। ये वेस्ट इंडीज नहीं, कैरेबियन सी, वेस्ट इंडीज, जमाइका, तो उसी के पास ये स्थित है। विश्व का सबसे गहरा चैलेंजर गर्त स्थित है फिजी के निकट, गुआम द्वीपमाला के निकट, जापान के पूर्वी तट पे, फिलीपींस के पूर्वी तट पे। तो विश्व का सबसे गहरा कौन सा था? बताइए। मेरियाना था। ये किस में था? प्रशांत में था, 11022, और कहीं पे 33 लिखा हुआ है। और ये है कहाँ पे? आइए मैप के थ्रू देखिए किसके पास स्थित है। आइए देखते हैं कहाँ पे। ये मेरियाना है, तो इसके पास कौन सा है? सबसे पास देखिए गुआम आइलैंड है, यूएसए के अंतर्गत गुआम द्वीप के पास है ये। तो कौन सा उत्तर इसका सही हो गया? बी, गुआम द्वीपमाला के निकट इसका उत्तर बिल्कुल सही है। सपाट शीर्ष वाले समुद्री पर्वतों को किस नाम से जाना है? मोनेडोनॉक, ग्वाड, इसेनबर्ग, जुजेन। तो इसका उत्तर है बी, ग्वाड। ये किससे बनते हैं? पवन से बनते हैं। इसेनबर्ग भी पवन से बनते हैं। मोनोडॉक किससे बनते हैं? नदी से बनते हैं। तो ये देखिए अंतर है। सिर्फ ये जो समुद्री पर्वत क्या कहते हैं? ग्वाड कहा जाता है। सबसे अधिक निचल पहाड़ी एबिसल हिल्स किस महासागर? ए प्रशांत, बी अटलांटिक महासागर, सी हिंद महासागर, बी आर्कटिक महासागर। तो इसका उत्तर है बी, अटलांटिक महासागर। विश्व में जलमग्न कैनियनों की संख्या कितनी है? ए 57, बी 75, सी 102, 120। तो इसका उत्तर है सी 10। कैनियन के बारे में थोड़ा जान लीजिए कि ये पाए जाते हैं, ये तटरेखा के लंबवत पाए जाते हैं, तटरेखा के लंबवत, और बड़ी नदियों के मुहाने, मुहाने मतलब जहाँ पे समुद्र में गिरती हैं। और इनकी जो गहराई होती है वो 1 से 3 किलोमीटर तक होती है। विश्व का जो सबसे लंबा जो बड़ा है वो बेरिंग सागर में है। बेरिंग सागर मतलब अलास्का के पास। अलास्का के पास कैरियर है, सबसे लंबा कैरियर है, जिसमें प्रमुख है जेमचुग और प्रीफिलॉफ। इसके अलावा नदियों के किनारे भी बताया, तो जिसमें हडसन नदी, हडसन नदी कहाँ है? यूएसए में है। और हडसन कैनियन और पश्चिमी अफ्रीका का कांगो, ठीक है, ये यूएसए और ये वेस्ट अफ्रीका, ये भी विश्व प्रसिद्ध कैनियनों के उदाहरण है। जलमग्न कैनियन सर्वाधिक संख्या में किस महासागर पर? ए प्रशांत महासागर, बी अटलांटिक महासागर, सी हिंद महासागर, और डी आर्कटिक महासागर। तो उसका उत्तर है ए प्रशांत महासागर, जिसमें मैंने नहीं बताया था बेरिंग का, बेरिंग सागर अलास्का के पास है ना। प्रीफिलॉ और जेमचुक सबसे प्रमुख कैनियनों में से एक है। विश्व के सबसे लंबे जलमग्न कैनियन पाए जाते हैं भूमध्य सागर में, बेरिंग सागर में, दक्षिण चीन सागर में, जापान सागर में। तो उसका उत्तर क्या है? बी, बेरिंग सागर में। कौन कौन सा था? जेमचुक और प्रीविलॉफ, ठीक है। ये किसके पास है? अलास्का के पास है। तो इसका उत्तर बी वाला बिल्कुल, बेरिंग सागर बिल्कुल ठीक है। डॉल्फिन चैलेंजर कटक स्थित है। ए अटलांटिक महासागर में, बी प्रशांत महासागर में, सी हिंद महासागर में, डी आर्कटिक महासागर में। तो इसका उत्तर है ए अटलांटिक महासागर में। ये देखिए अटलांटिक महासागर का है, और ये क्या भूमध्य रेखा है, तो यह देखिए मिड अटलांटिक रीच है। तो ये क्या लिखा है? डॉल्फिन लिखा है। और दक्षिण में कौन सा है? ये देखिए कौन सा लिखा है? चैलेंजर लिखा हुआ है। तो इसको बहुत अच्छी तरह ध्यान रखिए कि अटलांटिक महासागर में है ये। इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि ये तो अटलांटिक में है, तो नॉर्थ में
डॉल्फिन है और साउथ में चैलेंजर है, मतलब न्यू दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट है। तो याद रखिएगा, नॉर्थ में डॉल्फिन है नॉर्थ अटलांटिक में, और साउथ अटलांटिक में चैलेंजर है। सुंडा गढ़ स्थित है सुमात्रा के दक्षिण में, सुमात्रा के उत्तर में, चागोस द्वीप के उत्तर में, चागोस द्वीप के दक्षिण में। तो इसका उत्तर क्या है, ए का सुमात्रा के दक्षिण में। ये देख रहे हैं बेटा, आप लोग देख रहे हैं, ये जावा है और ये सुमात्रा है, और ये कौन से, यहाँ पे लिखा है जावा ट्रंच लिखा है, ये एक्चुअली सुंडा ही ट्रंच है जो 7,725 मीटर गहरा है और कोको आइलैंड के पास है। ये कोको आइलैंड यहाँ दिख रहा है, लेकिन ये जो ट्रंच है यहाँ पे, ये देखिए ये वाला भाग, और ये किसका, सुमात्रा के दक्षिण में है। और हिंद प्रगामी तरंग सिद्धांत निम्नलिखित में से किसकी उत्पत्ति की व्याख्या करता है, ए महासागरी तरंग, बी चक्रवात, सी ज्वार भाटा, बी उपसागरी भूकंप। तो इसका उत्तर है सी ज्वार भाटा का, और इंग्लिश में इसको कहते हैं प्रगामी तरंग सिद्धांत को क्या कहते हैं, प्रोग्रेसिव वेव थ्योरी, प्रोग्रेसिव वेव थ्योरी। और ये जो दिया गया था, किसने दिया था, इसको दिया था विलियम वेवल ने दिया था, लिख लीजिए, विलियम वेवेल ने इस सिद्धांत को दिया था जो ज्वार भाटा की उत्पत्ति से संबंधित है। किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा आता है, पृथ्वी पर, चंद्रमा पर, पृथ्वी का सूर्य पर, पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा का, डी चंद्रमा और पृथ्वी का। तो इसका उत्तर सी वाला बिल्कुल सही है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि ये पृथ्वी है और ये चंद्रमा है और ये सूर्य है, लेकिन चूंकि चंद्रमा, मून यहां लिख लेते हैं, यहाँ पे सन लिख लेते हैं, और इसको अर्थ, क्योंकि चंद्रमा सूर्य की अपेक्षा पृथ्वी के पास ज्यादा है, तो यही कारण है कि ज्वार भाटा में चंद्रमा का जो योगदान है सूर्य की अपेक्षा काफी अधिक है। असाधारण रूप से उच्च और निम्न ज्वार जो अमावस्या पूर्णिमा को, जबकि सूर्य चंद्रमा पृथ्वी के लगभग एकांती तो आते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसको कहते हैं ए स्प्रिंग ज्वार। ये कब आता है, जब मून, अर्थ और सन एक सीध में हो तब ये आता है, इसको स्प्रिंग टाइड कहते हैं, वृहद ज्वार कहते हैं। और जब तीनों एक लाइन में होते हैं तो इस स्थिति को कहते हैं सिजगी। इंग्लिश में इसको लिखते हैं SYZ YGY, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ SYZ YGY। इस स्थिति को हम सिजगी कहते हैं, जब मून, पृथ्वी और सूर्य एक सीधी रेखा में हो तो स्थिति को सिजगी कहा जाता है। दैनिक ज्वार भाटा के मध्य समानांतर होता है 12 घंटे 16 मिनट, 12 घंटे 26 मिनट, 24 घंटे 32 मिनट, 24 घंटे 52 मिनट। तो इसका उत्तर है 24 घंटे 52 मिनट। इसका कारण क्या है कि ये पृथ्वी है और ये मून है, ये अर्थ है। किसी भी स्थान को मून के नीचे आने में क्या लगता है, 24 घंटे लगता है, लेकिन चूंकि मून भी मूवमेंट कर रहा है और पृथ्वी भी मूवमेंट कर रही है, तो यही कारण है कि जो स्थान एक बार मून के नीचे आता है वो दोबारा 24 घंटे ना आके वो 52 मिनट देरी से आता है। इसलिए कोई भी स्थान मून के नीचे दोबारा आने में कितना समय लगता है, 24 घंटे 52 मिनट का समय लेता है।